वेलकम है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अर्थ एवं परिभाषा, इंटरनेशनल लॉ मीनिंग एंड डिफिनेशन। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, लॉ मतलब कानून, उन नियमों का समूह है जिनके अनुसार सभ्य राज्य शांतिकाल तथा युद्ध काल में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में जेरेमी बेंथम द्वारा किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे क्योंकि बहुत से एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो 1780 ईस्वी में किसने किया था? तो जेरेमी बेंथम ने किया था। यह शब्द राष्ट्रों का कानून, लॉ ऑफ नेशन का पर्यायवाची है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ को समझने के लिए इसकी विविध परिभाषाओं पर विचार करना आवश्यक है। अब देखिए, नेक्स्ट है ओपेनहीम के अनुसार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून उन प्रयोगों में आने वाले तथा संधियों में प्रयोग किए जाने वाले नियमों का नाम है जिनको सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहारों में प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है। अब देखिए, ह्यूज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे सिद्धांतों का समूह है जिनको सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करना बाध्यकारी समझते हैं। यह कानून सर्वोच्चता संपन्न राज्यों की स्वीकृति पर निर्भर है। अब देखिए, नेक्स्ट हेंस केल्सन के अनुसार राष्ट्रों की विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह नियमों और सिद्धांतों का एक संकलन है जिसके अनुसार कार्य करना पारस्परिक व्यवहार में सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है सर हेनरीमैन के अनुसार। तो अंतर्राष्ट्रीय में बहुत सारे लोग यहाँ अपना अपना प्रतिपादन किए हैं, देख सकते हैं। राष्ट्रों की विधि भिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है, उसमें अधिकारों तथा न्याय के साधारण सिद्धांत निहित है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इसका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहारों में कर सकते हैं। यह एक निश्चित कानून की संहिता की रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है जिनका प्रयोग पारस्परिक व्यवहार में राज्यों के बीच किया जा सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर समूर्णानंद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधान उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य का एक दूसरे के साथ प्रायः बर्ताव करते हैं। हाल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं जिन्हें वर्तमान सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते हैं जिनके साथ सद्विवेकी कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। वे यह भी समझते हैं कि यदि उनका उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त साधनों द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टर्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह ऐसा कानून समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धांतों तथा आचरण के नियमों से हुआ है जिनके संबंध में राज्य यह अनुभव करते हैं कि वे इनका पालन करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है इनमें निम्न प्रकार के नियम भी सम्मिलित हैं। अब नियम क्या क्या है? तो ए में है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की कार्य प्रणाली से संबंध रखने वाले तथा इन संस्थाओं के राज्यों तथा व्यक्तियों से संबंध रखने वाले कानून के नियम। बी में है व्यक्तियों से तथा राज्येतर सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून के नियम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून की विभिन्न परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि विचारकों ने भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है किंतु उनके बीच अर्थ की दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इन परिभाषाओं से निम्न बातें सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियमन करते हैं।
ये कानून सिद्धांतों अथवा नियमों का समूह है। नेक्स्ट है, ये राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। नेक्स्ट है, इनका स्रोत परंपराएं, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय एवं सभ्यता के आधारभूत गुण आदि है। इनका पालन सद्भावना एवं कर्तव्य पालन के दायित्व के कारण किया जाता है। ये सभी राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। नेक्स्ट है, इनका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की परिभाषा करना, राज्यों के मध्य विवादों को निपटाना एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना आदि है। अब ऐसे 2 में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व तथा आवश्यकता। इंटरनेशनल लॉ सिग्निफिकेंस एंड नीड। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसका क्या महत्व है और क्या क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानेंगे। तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता इस प्रकार दर्शाई जा सकती है। पहला, अराजकता से बचाव। मनुस्मृति में कहा गया है कि मानव को पारस्परिक संगठन बनाने के लिए अथवा राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए आपस में पारस्परिक व्यवहार के लिए कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ता है और उन नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अव्यवस्था, अशांति है ना, अराजकता तथा अनिश्चिततापूर्ण परिस्थितियों के कारण निराकरण के अनेक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुशीलन विशेष रूप से महत्व रखता है। दूसरा पॉइंट है शक्ति संघर्ष को परिसीमित करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति संघर्ष की राजनीतिक है। शक्ति संघर्ष की इस राजनीति में छोटे एवं बड़े राज्यों अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्यरत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिबंध द्वारा सीमित दायरे में रखा जाता है, चाहे वह छोटा राज्य हो अथवा बड़ा। किसी भी कार्यकलाप या क्रियाकलाप लिख सकते हैं, कार्यकलाप या फिर क्रियाकलाप को करने से पहले यह विचार कर लेता है कि क्या उसकी नीतियां से अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा तो नहीं हो रही है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो राज्यों के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना, कहा जाता है, कहावत है कि जिसका लाठी उसकी भैंस है ना। लाठी आपका पास रहेगा तो आपका बात मानेगा भैंस। तो उसी तरह या फिर मत्स्य न्याय की धारणा को गलत साबित कर दिया गया है। तीसरा है विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विश्व शांति क्या आज का युग के लिए बहुत ही बड़ा आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा राष्ट्रों के व्यवहारों हेतु सामान्य नियमों का सार्वभौमिक निर्धारण किया जाता है। सार्वभौमिक मतलब सभी क्षेत्र से देखा जाए तो यदि विश्व के समस्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का समान भाव से आदर करने लग जाएं तो राज्यों के बीच होने वाले मतभेदों एवं संघर्षों का टाला जा सकता है। सभी लोग यदि अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव नहीं होगा, समान भाव सभी से दर्जा दिया जाएगा, तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं ऐसे विश्व का निर्माण करने का साधन हो सकता है जिसमें संघर्षों के बजाय सहयोग का प्राबल्य हो, सहयोग की भावना होना चाहिए। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है विश्व सरकार की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार विश्व सरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी, विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा। किंतु यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून की पर्याप्त रचना की जाए तो विभिन्न राज्यों में इसके प्रयोग से लाभों को समुचित प्रसार किया जाए तो राज्य सहज में इसका प्रयोग करने लग जाएंगे। उग्र संप्रभुता जिसका अंतर्गतवा परिणाम युद्ध होता है का निश्चित रूप से परित्याग होगा और निकट भविष्य में विश्व सरकार की धारणा की पूर्ति की जा सकेगी। पांचवा पॉइंट है आणविक तथा संहारक शस्त्रों से सुरक्षा। विज्ञान तथा तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों के पास संहारक
शस्त्रों की मात्रा में भयानक वृद्धि हो चुकी है। अभी दुनिया में आप जानते ही होंगे कि साइंस और तकनीकी टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे जा चुका है। विश्व की महान शक्तियों के मध्य संहारक शस्त्रों के निर्माण की भयानक प्रतिस्पर्धा चल रही है। आज अमेरिका, रूस, फ्रांस तथा चीन के पास आणविक एवं हाइड्रोजन शस्त्रों का विशाल भंडार है ना। हाइड्रोजन शस्त्रों का क्या विशाल भंडार है इसके पास। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, चीन, सबके पास। विभिन्न राष्ट्रों में आपसी मनमुटाव के कारण शस्त्रीकरण के प्रतिस्पर्धा को रोका नहीं जा सकता। देखते हैं कि कुछ दूसरे देश के साथ मन का मुटाव होता है, जिसके कारण से क्या है, शस्त्रीकरण को रोका नहीं जाता है। इसमें क्या युद्ध छिड़ जाता है। निशस्त्रीकरण के लिए किए गए विभिन्न प्रयास असफल सिद्ध हुए हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून ही मानवता को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस समय इन कानूनों के द्वारा ही युद्धों में विषैली एवं भयानक शस्त्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा छठा पॉइंट है युद्धों का न्यायपूर्वक संचालन। जिस प्रकार राष्ट्रीय कानून की उपस्थिति में भी छोटे छोटे मतभेदों को लेकर व्यक्तियों में संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नियम के उपरांत भी विभिन्न राज्यों के मध्य राष्ट्रीय हितों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उग्रतर मतभेद पैदा हो जाते हैं और युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं और युद्ध भी छिड़ जाता है। अभी वह स्थिति नहीं आई है कि युद्धों का समूल परित्याग हो जाए। विभिन्न राज्यों के मध्य चलने वाले युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा व्यवहारिकता प्रदान की जाती है। युद्ध करना अपराध नहीं है, किंतु युद्ध के अंतर्गत कानून की अपेक्षा करना घोर निंदनीय अपराध माना जाता है। यदि युद्ध का संचालन करने के लिए पर्याप्त कानून न हो तो युद्धग्रस्त राष्ट्रों की जनता को अपार क्षति उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट है राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन। आर्थिक रूप से और व्यावसायिक बिजनेस के तौर पर भी देखा जाता है, तो उसमें भी क्या संचालक क्रियाकलापों से संचालन होता है राष्ट्र में। तो देख सकते हैं आप वैज्ञानिक आविष्कारों का यातायात एवं संचार के साधनों की अभूतपूर्व उन्नति के कारण सब देशों में संबंध एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। यानी कि वैज्ञानिक जितना भी चीज़ बनाता है तो उसको यातायात एक स्थान से दूसरा स्थान के लिए ले जाने के लिए है ना, यातायात का साधन का उपयोग करता है। संचार मोबाइल फ़ोन से बात करने का ये सब होता है। उसमें क्या बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रहा है, दूसरे देश को लिए अच्छा भी काम कर रहा है। एक दूसरे पर निर्भरता और निरंतर वृद्धि हो रही है। दूसरा देश से हम लोग का इधर कुछ सामान आता है और हम लोग का देश से भी दूसरा देश क्या जाते रहता है, आयात निर्यात होते रहता है वस्तुओं का, कोई भी चीज़ का। यातायात व्यापारिक, प्रावधिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि इस समय कोई भी सभ्य राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से सर्वदा पृथक रहकर न तो किसी प्रकार की उन्नति कर सकता है और न ही अपना चहुमुखी विकास ही। आज छोटे और बड़े सभी राज्यों आपसी लेन देन और आदान प्रदान द्वारा ही अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए आदान प्रदान करता है सामान का, है ना, कोई भी वस्तुओं का। राज्यों के बीच व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना, अभी व्यापार भी क्या ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इन सारी स्थितियों का सुविधापूर्वक संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अभाव में आसानी से किया जाना असंभव ही प्रतीत होता है। आठवां पॉइंट हमारा है कूटनीति गतिविधियों का संचालन। कूटनीति विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों का संचालन कूटनीति प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। एक राज्य के राजनयिक प्रतिनिधि दूसरे राज्य के निवास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अभाव में राजनयिक प्रतिनिधियों का कार्य अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। इनकी समस्त गतिविधियों का निर्धारण वियना अभिसमय 1961 जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का भाग है द्वारा किया जाता है। निष्कर्षतः अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी युद्ध से त्रस्त मानवता की रक्षा का यह अप्रतिम साधन बन चुका है। अब तीसरा ऐसे में है अंतर्राष्ट्रीय कानून विधिशास्त्र का लोप बिंदु। इंटरनेशनल लॉ ऑफ एज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ
जूरिस्प्रूडेंस प्रूडेंस। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई तो इसे विधि शास्त्र अथवा न्यायशास्त्र जूरिस प्रूडेंस का अंग मानते हैं, और कुछ विद्वान इसे नीति शास्त्र इथिक्स मानते हैं से उच्च स्थान नहीं देते। राज्यों की समक्षता के संबंध में एकलवादी दृष्टिकोण प्रकट करने वाले पुराने विधि शास्त्रियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व ही नहीं है। दूसरी तरफ हॉल तथा लॉरेंस ने यह मत व्यक्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पूर्णतया भिन्न है और विधि की भांति क्रियाशील है। यहाँ इन विचारों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है ना। विश्लेषण इसका करना क्या है, जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून न स्वीकार करने वाले विचारों में जॉन ऑस्टिन, कार्लरिज, हॉब्स, प्यूफेंडर्फ, हॉलैंड, जेथरो ब्राउन, लॉर्ड सेल्सबरी आदि प्रमुख हैं। ऑस्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं, यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है। वे कहते हैं कि कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना परम आवश्यक है। यदि इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विचार किया जाए तो वह कानून नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति, मॉरल फोर्स होती है। नैतिक शक्ति को हम लोग मॉरल फोर्स भी कहते हैं। इसका पालन राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। अब देखिए हॉलैंड के अनुसार, ऐसे 3 में है हॉलैंड के अनुसार में, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र के लोप बिंदु अथवा पन्नोन्मुख केंद्र, वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। इससे अर्थ यह लिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को विधि शास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ही विधि शास्त्र की सीमाएं समाप्त हो जाती है। अब देखिए 2 कारणों से हॉलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानून को विधि शास्त्र का तिरोधान बिंदु मानता है। पहला कारण यह है कि इसमें दोनों पक्षों के ऊपर राज्यों के पारस्परिक विवाद का निर्णय करने वाली कोई शक्ति नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि ज्यों-ज्यों राज्यों के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संगठित होने से अंतर्राष्ट्रीय नियमों वाले जैसा रूप धारण करने लगते हैं, त्यों के त्यों इसका यह स्वरूप लुप्त होता जाता है और संघीय सरकार के सार्वजनिक कानून, जो एक कमज़ोर कानून होता है, के रूप में बदलता जाता है। जेथरो ब्राउन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभी तो यह मार्ग में ही है और विधि की हैसियत से जीवित रहने के लिए संघर्षरत है। तो इसका PDF फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।